नमस्कार दोस्तों, मैं रामलाल जांगड़ी स्वागत कर रहा हूं आपके अपने YouTube चैनल नैनो एकेडमी पे। दोस्तों, आज का अपना टॉपिक है मौर्य प्रशासन, द्वितीय अध्याय चल रहा है आरबीएससी कक्षा 12वीं का इतिहास विषय में। और इससे पहले अपन तीन वीडियो में अपन अध्ययन कर चुके हैं चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार के बाद में अपने अशोक के बारे में अध्ययन किया था। अशोक के बारे में अध्ययन करने के बाद में एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है, जो कि सबसे ज़्यादा प्रश्न आता है मौर्य प्रशासन के बारे में। और मौर्य प्रशासन किस प्रकार का है और कौन कौन से टॉपिक जो कि पढ़ने के लिए अपने लायक है, एग्जाम में आने लायक है। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक लाइक ठोक दीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। तो इसमें देखिए दोस्तों, अपन तीन टॉपिकों में अध्ययन करेंगे। एक टॉपिक मौर्य प्रशासन के अंतर्गत अपन लेंगे केंद्रीय प्रशासन। कौन सा प्रशासन? केंद्रीय। और दूसरा लेंगे प्रांतीय प्रशासन। कौन सा प्रशासन? प्रांतीय प्रशासन। और इसके साथ में ही एक और टॉपिक जिनका अपन अध्ययन करेंगे वो है अशोक के प्रशासनिक सुधार। कुल मिलाकर के तीन टॉपिक के अंतर्गत अपन अध्ययन करेंगे। पहला हो गया केंद्रीय प्रशासन, उसके बाद में दूसरा है प्रांतीय प्रशासन, और फिर है अशोक के प्रशासनिक सुधार। केंद्रीय प्रशासन में राजा के बारे में अध्ययन करेंगे, उसके बाद में मंत्री परिषद, उसके बाद में अधिकारी, उसके बाद में नगर प्रबंध और सेना, गुप्तचर, न्याय, राजस्व, जनोपयोगी, इनके बारे में अपन किसके अंतर्गत अध्ययन करेंगे? केंद्रीय प्रशासन के अंतर्गत। उसके बाद में दूसरा आता है प्रांतीय प्रशासन। प्रांतीय प्रशासन में अपन दोस्तों जनपद व ग्रामीण इनके बारे में अध्ययन करेंगे। जनपद में जो ग्रामीण प्रांतीय प्रशासन है वो किस प्रकार से व्यवस्थित और ढांचा है जो कि निर्मित किया गया था, तो वो किस प्रकार से था, इसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। और फिर लास्ट में अपन पढ़ेंगे अशोक के प्रशासनिक सुधार। अशोक ने कौन कौन से प्रशासनिक सुधार किए हैं उसके बारे में। तो ये संपूर्ण जानकारी अपन इस वीडियो में प्राप्त करेंगे। इससे पहले काफी सारे वीडियो, पहले अध्याय के वीडियो 7-8 वीडियो और पहले अध्याय के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं उनके भी वीडियो में अपलोड कर चुका हूं। आप प्लेलिस्ट में जाकर के क्लास 12th एनसीईआरटी माफी चाहूंगा आरबीएससी, उसमें जाकर के आप हिस्ट्री के फर्स्ट लेसन के और सेकंड लेसन के वीडियो और आने वाले सभी वीडियो उसी प्लेलिस्ट में आपको मिलेंगे, तो आप देख सकते हैं। तो आज का वीडियो मौर्य प्रशासन, इसमें देखिए मौर्य प्रशासन किस प्रकार से व्यवस्थित था और सबसे अच्छा प्रशासन में इनकी गिनती की जाती है, तो क्यों की जाती है। और प्रश्न आएगा मौर्य प्रशासन के बारे में विस्तृत वर्णन कीजिए। मौर्य साम्राज्य के प्रशासन की विस्तृत जानकारी। अब देखिए प्रश्न यह भी पूछा जा सकता है कि मौर्य प्रशासन के बारे में हमें जानकारी कहां से मिलती है या फिर किससे मिलती है। तो देखिए इंडिका और अर्थशास्त्र, मेगास्थनीज और कौटिल्य की। अब ये दोनों पुस्तक होगी, इंडिका ये पुस्तक है मेगास्थनीज की और अर्थशास्त्र जो कि कौटिल्य की है। आदि ग्रंथों एवं तत्कालीन अभिलेखों से प्राप्त होती है। मौर्य प्रशासन के बारे में जानकारी है वो विस्तृत जानकारी किससे प्राप्त होती है? एक तो इंडिका और दूसरी अर्थशास्त्र पुस्तक इनसे। उसके बाद में मौर्य प्रशासन के अंतर्गत भारत में प्रथम बार राजनीतिक एकता देखने को मिली। मौर्य प्रशासन के अंतर्गत प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि पहली बार राजनीतिक एकता किसके शासन काल में मिली या फिर कौन से प्रशासन के अंतर्गत मिली। तो मौर्य प्रशासन के अंतर्गत संपूर्ण भारत में प्रथम बार राजनीतिक एकता देखने को है जो कि हमें उपलब्ध होती है। और सत्ता का केंद्रीकरण हुआ और साम्राज्य में प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्तियों से पूर्व उनकी योग्यता एवं चरित्र को परखा जाता था। अब जो भी साम्राज्य में प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्तियां होती थी, तो नियुक्ति होने से पहले उनकी जो योग्यता क्या क्या है उसमें और उनका चरित्र कैसा है, उनकी परीक्षा होती थी, उनको परखा जाता था। उसके बाद में अधिकारियों या फिर प्रशासनिक अधिकारियों की क्या की जाती थी? नियुक्ति की जाती थी, जिसे उपदा परीक्षण कहते थे। अब प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है, छोटा प्रश्न आएगा, उपदा किसे कहते हैं? नोट कर लीजिएगा, उपदा किसे कहते हैं या फिर उपदा परीक्षण किसे कहते हैं। तो साम्राज्य में प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति करने से पूर्व उनकी योग्यता और चरित्र का परीक्षण करना क्या कहलाता है? उपदा परीक्षण कहलाता है। मौर्य साम्राज्य के प्रशासनिक ढांचा किस प्रकार से था? तो देखिए दोस्तों, इसमें प्रशासनिक ढांचे के अंतर्गत अपन पढ़ेंगे केंद्रीय प्रशासन और उसके बाद में प्रांतीय प्रशासन। तो मौर्य साम्राज्य का प्रशासनिक ढांचा में केंद्रीय प्रशासन में देखिए दोस्तों, राजा शासन प्रणाली का केंद्र बिंदु था। महत्वपूर्ण एवं नीति संबंधी निर्णय है वो राजा स्वयं लेता था। और व्यवस्थापिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका की समस्त शक्तियां उसमें क्या थी? नियत थी। व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका
न्याय भी कौन करता था? राजा। और कार्यपालिका से संबंधित कार्य भी कौन देखता था? राजा देखता था। और व्यवस्थापिका से संबंधित कार्य भी कौन देखता था? राजा देखता था। तो इसी प्रकार जो राजा के पास में सर्वोच्च शक्ति है जो कि समाहित थी, निहित थी। आगे बढ़ते हैं। राजा के बाद में नंबर लगता है मंत्री परिषद का। राजा के अंतर्गत एक मंत्री परिषद हुआ करता था। राजा को परामर्श देने के लिए मंत्री परिषद थी, जिसकी नियुक्ति वंश व योग्यता के आधार पर राजा करता था। अब इन लोगों की नियुक्ति है वो राजा है वो वंश और योग्यता को देख करके करता था। अंतिम निर्णय का अधिकार राजा का था। एक आंतरिक परिषद होती थी जिसे मंत्रिण कहा जाता था। मंत्री परिषद के अंतर्गत एक क्या होती थी? आंतरिक परिषद होती थी जिसे मंत्रिण कहा जाता था, जिसमें 3-4 सदस्य होते थे और महत्वपूर्ण विषयों पर राजा मंत्रियों से परामर्श करता था। महत्वपूर्ण जो निर्णय होते थे तो उनके जो नजदीकी राजा के जो लोग थे उनसे क्या करते थे? मंत्रणा करते थे। और इसी प्रकार जो मंत्री परिषद है जो कि राजा के अंतर्गत ही है वो काम करता था। उसके बाद में मंत्री परिषद के बाद में आता है अधिकारी। अधिकारी में देखिए शीर्ष राज्याधिकारी जो संख्या में 18 थे। जो ऊपरी अधिकारी थे ऊपर के लेवल के, वो टोटल कितने थे? 18। और इन्हें तीर्थ कहा जाता था। इन्हें क्या कहा जाता था? तीर्थ। प्रश्न आ सकता है। तो वे केंद्रीय विभागों का कार्यभार देखते थे। अब ये 18 लोग जो कि राजा के द्वारा ऊपरी तौर से शासन में 18 लोग थे, अपने वर्तमान समय में सचिव होते हैं उसी प्रकार। तो ये विभिन्न प्रकार के कार्यभार है वो विभागों को देखते थे, जिसमें कोषाध्यक्ष, क्रमांतिक, समाहर्ता, पुरोहित एवं सेनापति प्रमुख थे। इसके अतिरिक्त अर्थशास्त्र में 26 अधीक्षकों का उल्लेख मिलता है और जो राज्य की आर्थिक गतिविधियों का नियमन करते थे। वे कृषि, व्यापार, वाणिज्य, बांट, माप, कताई, बुनाई, खान, वनों आदि का नियमन एवं नियंत्रण करते थे। तो इसी प्रकार अर्थशास्त्र में कितने? 26 का और श्रेष्ठ 18 अधिकारी है जो कि अलग अलग विभागों में है जो कि कार्य करते थे। तो ये अधिकारी के बारे में हो गया। अब आगे बढ़, अधिकारी के बाद में नगर प्रबंधन। नगर प्रबंध किस प्रकार से था उसके बारे में देखिए। नगर प्रबंध हेतु 5-5 सदस्यों की 6 समितियां होती थी। देखिए पूरा व्यवस्थित तरीके से इनके प्रांत स्तर से लगा करके, केंद्रीय स्तर से लगा करके प्रांत के बाद में इन्होंने नगर स्तर पर किस प्रकार से देखिए व्यवस्थित इन्होंने कमेटियां गठित की। तो नगर प्रबंध हेतु 5-5 सदस्यों की 6 समितियां होती थी और जो कि विभिन्न कार्यों, उद्योग एवं शिल्प, विदेशियों, जनगणना, वाणिज्य, व्यापार, निर्मित वस्तुओं की देखभाल, बिक्री कर आदि के नियमन, विपणन एवं रखरखाव का कार्य करती थी। अर्थशास्त्र के अनुसार नगर प्रशासन का अध्यक्ष, गोप तथा स्थानिक उसके सहायतार्थ कर्मचारी थे। तो इसी प्रकार ये उपनाम है जो कि आपसे प्रश्न, इनके बारे में भी प्रश्न आता है एग्जाम में तो पूछा जा सकता है। नगर प्रबंधन के बाद में आता है सेना। राजा है तो उसके पास में सेना होना भी जरूरी है, क्योंकि मौर्य प्रशासन तो अशोक के समय तो हाईलाइट रहा है, एक विस्तारवादी नीति के तहत भी कह सकते हैं। तो राजा के पास में सेना भी होनी बहुत जरूरी है। तो सैन्य विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी सेनापति होता था और सेना की 6 शाखाएं थी जो कि क्रमशः पैदल, अश्व, हाथी, रथ, यातायात एवं नौसेना में विभक्त थी। 5-5 सदस्यों की समिति इनकी देखरेख करती थी, जबकि कौटिल्य अर्थशास्त्र में चतुरंग बल को सेना का मुख्य अंग बताता है। अब देखिए कौटिल्य अर्थशास्त्र में चतुरंग बल को सेना का क्या बताता है? मुख्य अंग बताता है। नायक युद्ध क्षेत्र में सेना का नेतृत्व करने वाला अधिकारी होता था। नायक है जो कि युद्ध क्षेत्र में सेना का नेतृत्व करने वाला क्या होता था? अधिकारी होता था। अब सेना के बाद में न्याय व्यवस्था। मौर्य प्रशासन में न्याय व्यवस्था किस प्रकार की थी? तो देखिए धर्म, व्यवहार, चरित्र एवं राज शासन न्याय संहिता के स्रोत थे। इसमें देखिए धर्म, उसके बाद में व्यवहार, चरित्र और राज शासन न्याय संहिता के क्या थे? स्रोत थे। धर्म स्थीय एवं कंटक शोधक न्यायालय क्रमशः दीवानी तथा फौजदारी मामले है जो कि सुलझाते थे। इसमें देखिए पहला कौन सा है? धर्म स्थीय एवं कंटक शोधक न्यायालय। ये क्रमशः दीवानी तथा फौजदारी मामलों क्या करते थे? सुलझाते थे। और न्यायपीठ पद्धति विद्यमान थी और राजा सर्वोच्च क्या होता था? न्यायाधीश हुआ करता था। राजू व्यवहारिक आदि न्यायिक अधिकारी थे। संग्रहण व द्रोण मुख्य स्थानीय एवं जनपद स्तर के न्यायालय होते थे। दंड व्यवस्था अत्यंत है जो कि कठोर थी। न्याय हो गया। न्याय के बाद में राजस्व व्यवस्था किस प्रकार की थी? तो देखिए राजस्व व्यवस्था में समाहर्ता राजस्व विभाग का प्रमुख अधिकारी था। प्रश्न ये भी पूछा जाता है, कई बार पूछा भी गया है कि समाहर्ता किसका संबंध कौन से विभाग से था? तो ये राजस्व विभाग से संबंध रखने वाला अधिकारी है। दुर्ग, राष्ट्र, ब्रिज, सेतु, वन, खाने, आयात निर्यात आदि राजस्व प्राप्ति के मुख्य स्रोत थे। संधि
सन्निधाता राजकीय कोष का मुख्य अधिकारी होता था। सन्निधाता जो राजकीय कोष है उसका मुख्य अधिकारी कौन होता था? सन्निधाता। राजस्व प्रशासन के बाद में जनोपयोगी कार्य, मौर्य प्रशासन में ऐसे कौन से कार्य हुए जो कि जन उपयोगी थे? तो देखिए, मौर्य साम्राज्य में जनोपयोगी सेवाओं में सिंचाई, सड़क, सराय, चिकित्सा आदि को महत्व दिया गया, जिसकी व्यवस्था प्रशासनिक अधिकारी करते थे। जनोपयोगी कार्य के बाद में अगला आता है प्रांतीय शासन। ये केंद्रीय प्रशासन के अंतर्गत बातें थी। अब इस अगले में अपने आएगी प्रांतीय शासन के अंतर्गत। तो प्रांतीय शासन के अंतर्गत क्या क्या व्यवस्था है, किस प्रकार से जो प्रांतीय शासन है जो कि व्यवस्थित था तरीके से इनका शासन है वो चलता था। इसमें देखिए, साम्राज्य 5 प्रांतों में विभाजित था। पूरा साम्राज्य है जो कि मौर्य साम्राज्य 5 प्रांतों में क्या कर दिया गया, इन लोगों ने विभाजित कर दिया, जिनका प्रशासन प्रशासक राजकुमार होता था, जो कि मंत्री परिषद एवं अमात्यों के माध्यम से शासन है जो कि संचालित करता था। 5 प्रमुख प्रांत थे, उत्तरापथ, दक्षिणापथ, अवंतीपथ एवं मध्य प्रांत तथा कलिंग। इसी प्रकार पहला कौन सा हो गया? उत्तरापथ, दक्षिणापथ, अवंतीपथ, मध्य प्रांत और कलिंग। तो ये भी नोट कर लीजिएगा, आप लिख दीजिएगा, ये प्रश्न आ सकता है कि 5 प्रांत में विभाजित था मौर्य साम्राज्य। तो पहला हो गया उत्तरापंथ, उसके बाद में दक्षिणापंथ, अवंतीपंथ और मध्य प्रांत और कलिंग। 5 प्रांतों में जो कि साम्राज्य विस्तारित था, इनकी जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो संचालित होती थी। धर्म, महामात्र तथा अमात्य प्रांतीय अधिकारी थे, जो धर्म एवं अन्य कार्य देखते थे। यह भी पूछा जा सकता है कि धर्म, महामात्र और अमात्य इनका काम क्या था? प्रांतों को आहार या विषय में बांटा गया था, जो कि विषयपति के अधीन होते थे। प्रांत है, इनको आहार या विषय के अंतर्गत विभाजित किया गया था, और विषयपति है जो कि ये जो विषयपति के अधीन रहते थे। तो प्रांतीय व्यवस्था में इस प्रकार से व्यवस्था है जो कि होती थी प्रशासनिक व्यवस्था की। अब देखिए, प्रांतीय व्यवस्था में भी देखिए, जनपद या ग्रामीण क्षेत्र है वहां की व्यवस्था किस प्रकार से थी। तो जनपद स्तर पर प्रदेश राजू व युक्त नाम अधिकारी थे। ये तीसरा भाग है। पहला हो गया प्रांतीय माफी चाहूंगा केंद्रीय प्रशासन के बाद में प्रांतीय प्रशासन, प्रांत के बाद में आता है जनपद व ग्रामीण। तो इसमें देखिए, जनपद स्तर पर प्रदेश राजू व युक्त नाम अधिकारी थे, जो कि भूमि, न्याय व लेखों संबंधी दायित्व वहन करते थे। ग्रामीण स्तरीय अधिकारी था, गोप एवं स्थानीय जनपद व गांवों के बीच मध्यस्थता का कार्य करते थे। अब देखिए, गोप एवं स्थानीय जनपद व गांवों के मध्य क्या करते थे? मध्यस्थता का कार्य करते थे। इस प्रकार मौर्यकालीन प्रशासन एक केंद्रीकृत व्यवस्था थी और जनमत का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था प्राय नगण्य थी। अब जनमत का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था है जो कि लगभग नगण्य थी, और यह प्रशासन पूर्ण रूप से किस प्रकार से था? केंद्रीकृत प्रशासन था। गुप्तचर सार्वजनिक एवं व्यक्तिगत मामलों में आक्षेप करते थे, नौकरशाही को विस्तृत अधिकार प्राप्त थे। तो इसी प्रकार जो जमीनी स्तर पर किस प्रकार से व्यवस्था थी उसके बारे में अपने अध्ययन किया। अब आता है अशोक के प्रशासनिक सुधार। अशोक के प्रशासनिक सुधार कौन कौन से हैं? तो देखिए दोस्तों, अशोक ने चंद्रगुप्त मौर्य की प्रशासनिक व्यवस्था का अनुसरण किया। देखिए, बिंदुसार और चंद्रगुप्त मौर्य इनके बारे में पहले अपन पढ़ चुके हैं। तो अशोक ने क्या किया? चंद्रगुप्त मौर्य है उनकी जो प्रशासनिक व्यवस्था का अनुसरण है वो की अशोक ने किया। यद्यपि उसने अपनी नीतियों एवं उद्देश्यों के क्रियान्वयन की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन एवं सुधार भी किए। कुछ परिवर्तन अशोक ने चंद्रगुप्त मौर्य की कुछ नीतियां थी उनमें भी परिवर्तन और सुधार किए, और कुछ अपनी नीतियां उनको लेकर कहा, कुछ अपनी तरफ से उद्देश्य निर्मित किए जनता के लिए। तो उन उद्देश्यों के क्रियान्वयन के लिए इन्होंने कुछ परिवर्तन और सुधार किए। किसने? अशोक ने। अशोक ने प्रजा को अपनी संतान बताया एवं राजा के कर्तव्य के रूप में सर्वलोक हित और पराक्रम को रखा, जिसका उल्लेख उसके 4थे स्तंभ लेख एवं कलिंग पृथक लेख में मिलता है। राजूक, युक्त एवं प्रादेशिक आदि अधिकारियों की नियुक्ति की जो न्याय, भूमि व लेखा संबंधी थे। अब देखिए, इनका संबंध किन से? राजूक, युक्त एवं प्रादेशिक, ये इन लोगों का संबंध, ये जो अधिकारी है इन अधिकारियों के ये नाम है, इनका संबंध है जो कि किससे है? तो प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है। तो इनका संबंध न्याय, भूमि, लेखा क्षेत्र से भी इनका संबंध था। इन क्षेत्र में इनकी यह नियुक्ति है जो कि की गई थी। 13वें वर्ष में अशोक ने धम्म महापात्र पद का सर्जन किया, जिनका कार्य विभिन्न संप्रदायों में सामंजस्य, अकारण दंडितों के परिवार को सहायता प्रदान करना था। अशोक ने ऐसी व्यवस्था की जिसमें हर समय हर जगह राजा के पास जनता के सुख दुख एवं समस्याओं की खबर पहुंचे। इस हेतु अशोक ने प्रतिवेदकों की नियुक्ति की। अब देखिए, प्रतिवेदकों की नियुक्ति किसके द्वारा की गई, किसके लिए की गई, उद्देश्य क्या था? तो देखिए,
ऐसी व्यवस्था जो कि अशोक के दौरान निर्मित की गई थी और जनता की हर समय की हर जगह की खबर है जो कि राजा के पास में पहुंचे, उनके सुख दुख की समस्याओं की हर खबर पहुंचे। इसके लिए अशोक ने क्या किया था, प्रतिवेदकों की है जो कि नियुक्ति की थी और जिसका अभिलेख शिलालेख है जो कि छठा शिलालेख, इसमें इनका उल्लेख है जो कि मिलता है। तो अशोक का प्रशासनिक सुधार हो गया और उसके बाद में अगला अपना यही प्रशासनिक सुधार में अपन अध्ययन करेंगे न्यायिक व्यवस्था के बारे में। तो देखिए दोस्तों, न्यायिक व्यवस्था में एकरूपता लाने के लिए 26वें वर्ष में राजूकों को न्याय संबंधी मामलों में स्वतंत्र अधिकार प्रदान किए। राजू की न्याय क्षेत्र में इन्होंने नियुक्ति की थी, फिर 26वें वर्ष में इन्होंने क्या किया, न्याय मामलों में इनको स्वतंत्र कर दिया और अधिक अधिकार है जो कि इनको प्रदान कर दिया, जिसका उल्लेख चौथे स्तंभ अभिलेख से मिलता है। और अशोक ने दंड विधान को उदार बनाया एवं अमानवीय यातनाओं को बंद किया। अभिषेक दिवस पर बंदियों को मुक्त किया, जिसका उल्लेख है जो 5वें स्तंभ लेख में मिलता है। मृत्युदंड प्राप्त व्यक्तियों को 3 दिन का समय पश्चाताप हेतु दिया और जिसका उल्लेख चौथे स्तंभ में मिलता है। यानी कि पछताना कहते हैं ना अपने यहाँ पे, 3 दिन का समय, 3 दिन में आपको पछताना उतना पछता लो और उसके बाद में आपकी मृत्यु है। ये तो बहुत ही बढ़िया तरीके की व्यवस्था थी अपने यहाँ। तो 3 दिन क्या पूरी पछता के 1 दिन में खत्म हो जाता व्यक्ति कि मृत्युदंड है, तो इसलिए। लेकिन उस समय की व्यवस्था थी बहुत ही अच्छे तरीके से, सुदृढ़ तरीके से व्यवस्थित की गई थी। सिस्टम है जो कि अच्छे तरीके से निर्मित किया गया था इनके जो मौर्य प्रशासन में अशोक के द्वारा। तो अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों अपन अहिंसापरक सुधारों में अशोक ने युद्ध नीति को त्यागा। देखिए कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व में आपने पढ़ा था, तो उसमें कितना नरसंहार हुआ था और मैदान में 1 लाख से अधिक लोगों की जान चली गई थी। और उसके बाद में जब मैदान रक्त रंजित देखा तो इन्होंने तलवार को छोड़ दिया था, किसने, अशोक ने। तो अहिंसात्मक सुधारों में अशोक ने युद्ध नीतियों को क्या कर दिया, त्याग दिया तथा जहां तक संभव हो जीव हिंसा न करने की आज्ञा दी तथा समाजों पर प्रतिबंध लगाया। अशोक ने लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को जन्म दिया तथा प्राणी मार्ग के कल्याण के लिए। अब देखिए दोस्तों, लोक कल्याणकारी राज्य किसे कहते हैं, ये पॉलिटिकल साइंस का विषय है। इसमें देखिए लोक कल्याणकारी राज्य में जिसमें जनता की भलाई के लिए सभी कार्य किए जाते हैं, जैसे कि सड़क से लगा करके, सफाई व्यवस्था से लगा करके, जन कल्याण से संबंधित, सार्वजनिक जल स्रोत से लगा करके, सब जो छोटी छोटी बातें होती है जनता के लिए उपयोग में आती है, उन सभी का काम है जो कि राजा या फिर शासक के द्वारा किया जाता है। तो देखिए इसमें चिकित्सा, सड़कें, कुएं, वृक्षारोपण आदि कार्यों पर बल दिया व ग्रामीण विकास को प्राथमिकता दी। शस्त्राध्यक्ष, अब्रज भूमिक, महामात्र, नगर व्यवहारिक, अंत महामात्र आदि की नियुक्ति क्रमशः स्त्री, पशु संरक्षण, न्याय व सीमावर्ती क्षेत्रों से संबंधित थी। इन नियुक्तियों के माध्यम से अशोक ने प्रशासन को आम जनता से जोड़ा। अब देखिए धम्म का आविष्कार करके राजा प्रजावर नौकरशाही के लिए एक संविदा तैयार की गई और जिससे अंत संबंधों में प्रगाढ़ता आई। और अशोक ने अपने जो वैदेशिक नीति है उसमें समसामयिक बनाया और पूर्व में प्रचलित जो मौर्य नीति थी, इनके जो कुछ कमियां थी उनमें सुधार करके इन्होंने, अशोक ने क्या किया, अपने समय की वैदेशिक नीति को है जो कि सुदृढ़ बनाया। यहाँ पे प्रयाग स्तंभ अभिलेख, इनका एक चित्र यहाँ पे दे रखा है और एक यहाँ पे अमरावती मूर्ति शिल्प में अशोक, इनके बारे में जानकारी दे रखी है। तो फाइनली अपने इस वीडियो में अध्ययन किया मौर्य प्रशासन। मौर्य प्रशासन में अपने राजा, मंत्री परिषद, अधिकारी, नगर प्रबंध, सेना, गुप्तचर, न्याय, राजस्व और जनोपयोगी कार्य है उनके बारे में। और प्रांतीय व्यवस्था में दोस्तों अपने अध्ययन किया जनपद व ग्रामीण क्षेत्र और प्रांतीय प्रशासन के बारे में भी अध्ययन किया। और उसके बाद में अशोक के प्रशासनिक सुधार अशोक ने कौन कौन से किए थे उसके बारे में अपने अध्ययन किया। इनमें प्रश्न आ सकता है केंद्रीय प्रशासन, प्रांतीय प्रशासन के बारे में, जनपद ग्रामीण क्षेत्र के बारे में प्रश्न आ सकता है और अशोक के प्रशासनिक सुधार है उसके बारे में प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आपको फाइनली सभी तरीके से तैयार रहना है। वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना दोस्तों, और कमेंट अभी आपको करना ही है क्योंकि इससे पहले भी काफ़ी सारी वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ। आप अच्छी मेहनत कर रहे हैं, सभी दोस्तों तक पहुँचा रहे हैं वीडियो, ये भी वीडियो पहुँचा दीजिएगा। और अगले वीडियो में जल्द अपन हाजिर होंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।